Hello everyone. I hope all of you are all right. ये वीक के वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके लिए लाए हैं पार्लियामेंट एडजर्नमेंट बिफोर इट्स फिक्स शेड्यूल। सो रिसेंटली हमारे देश की संसद में, हमारे देश की पार्लियामेंट में बिफोर पीरियड एडजर्नमेंट देगा, मतलब उसके फिक्स शेड्यूल के एक दिन पहले एडजर्नमेंट देगा। तो फिर एडजर्नमेंट होता क्या है, कितने तरीके से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, पार्लियामेंट की कार्यवाही को रोका जा सकता है, वो देखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या? तो रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा winter session adjourned in dive one day before its fixed schedule, causing last minute guillotine and lack of discussion। तो फिर एक दिन पहले ही खत्म हो गया पार्लियामेंट का सेशन उसके फिक्स शेड्यूल से। तो फिर उसके वजह से क्या कि लैक ऑफ डिस्कशन और अलग अलग तरीके के गिलोटिन मोशंस की वजह से जल्दबाजी में बहुत सारे काम हो गए। फिर एडजर्नमेंट सीन डाई या फिर कितने तरीके के एडजर्नमेंट होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजर्नमेंट। A session or sitting of a parliament can be stopped by 4 times। संसद की कार्यवाही को, संसद की प्रोसीडिंग्स को 4 तरीके से रोका जा सकता है। पहली है एडजर्नमेंट, सेकंड है एडजर्नमेंट सिन डाई, थर्ड है प्रोरोग एंड फोर्थ इज डिसोल्यूशन। तो फिर ये 4 तरीकों से संसद की प्रोसीडिंग्स को रोका जा सकता है। उनमें से सबसे पहली जो है वो है एडजर्नमेंट। सबसे पहला टाइप जो है वो है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट किया किसके द्वारा जाता है? तो फिर वो किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब राज्यसभा के केस में चेयरमैन और लोकसभा के केस में स्पीकर। ये दोनों के पास पावर रहता है एडजर्न करने का। इसका पर्पस क्या रहता है? एंड्स द करंट सिटिंग ओनली। ओके, ये करंट सिटिंग को, जो सिटिंग चालू है उसी को खत्म करता है। एंड गिव्स द टाइम एंड डेट फॉर रीअसेंबली। मतलब क्या कि जब स्पीकर या फिर चेयरमैन एडजर्नमेंट का मोशन मूव करते हैं तो फिर वो जो सिटिंग चालू है वो खत्म हो जाती है और उसी एडजर्नमेंट के मोशन के अंदर मेंशन रहता है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब कल परसों और कितने बजे पार्लियामेंट वापस मिलेगी, रीअसेंबल होगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि डन ड्यूरिंग द सेशन। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एडजर्नमेंट का मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेशन के दौरान ही पास किया जा सकता है। कि समझिए फ्राइडे आ गया या फिर मंडे एंडिंग, मंडे शाम की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई 6 बजे। तो फिर उसके बाद ट्यूसडे को वापस सुबह जब 11 बजे 10 बजे रीअसेंबल होना होगा तो फिर एडजर्नमेंट का मोशन लाया जाएगा मंडे शाम को और उसमें मेंशन होगा कि ट्यूसडे को ये टाइम पर हाउस रीअसेंबल होगा। उसके बाद सेकंड आता है एडजर्नमेंट सिन डाई। ये भी मोशन पास करने की पावर किसके पास रहती है? ये पास करने की पावर भी रहती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर। इस मोशन की जो डिफरेंस है या फिर ये मोशन में जो डिफरेंस है फ्रॉम एडजर्नमेंट इज दैट कि ये किसी भी तरीके से टाइम और डेट मेंशन नहीं करता है रीअसेंबली का। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेशन। एडजर्नमेंट सिन डाई यूजुअली कब पास किया जाता होगा? एंड ऑफ द सेशन। क्यों? क्योंकि जब सेशन का आखिरी दिन है तो आखिरी दिन पर तो ना ही स्पीकर को मालूम है और ना ही किसी और को मालूम है कि लोकसभा राज्यसभा की नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। तो फिर इसलिए जब वो हाउस एडजर्न किया जाता है, उसकी सिटिंग्स को रोका जाता है, तो फिर एडजर्नमेंट सिन डाई पास किया जाता है। यूजुअली ये एट द एंड ऑफ सेशन होता है, बट सेशन के दौरान भी हो सकता है अगर रीअसेंबली की डेट कोई फिक्स नहीं हो तो। उसके बाद थर्ड है प्रोरोग। थर्ड है प्रोरोग। ये डन बाय प्रेसिडेंट। ओके, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। After presiding officer passes adjournment in die in the week or so, president announces prorogement of the session। मतलब क्या कि समझे, यूजुअली साल भर में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। विंटर सेशन, उसके बाद बजट सेशन एंड उसके बाद मानसून सेशन। ये 3 सेशन होते हैं पूरे साल भर में। तो फिर अगर समझिए कि साल भर में जो सेशन का, कोई भी सेशन का लास्ट दिन रहेगा, उस दिन को आकर स्पीकर या फिर चेयरमैन एडजर्नमेंट सिन डाई का मोशन पास करेंगे। उसके बाद एक हफ्ता या फिर उसके अंदर देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आके
प्रोरोगमेंट का मोशन या फिर प्रोरोगमेंट का ऑर्डर पास करेंगे, जिसमें लिखा होगा कि ये सेशन खत्म हो गया और उस पूरे सेशन के डिटेल्स या फिर जो जो काम उस सेशन में हुए वो सारे उस प्रोरोगमेंट के ऑर्डर में मेंशन होंगे। तो फिर अभी जब एडजर्नमेंट सीन डाई पास किया गया है तो फिर इट विल बी फॉलोड बाय प्रोरोगमेंट बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो फिर जब स्पीकर या फिर चेयरमैन एडजर्नमेंट सीन डाई का मोशन पास करते हैं तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति प्रोरोगमेंट का ऑर्डर पास करते हैं। इसके वजह से फिर होता क्या है कि एंड्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रोरोगमेंट लाना इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का वो सेशन, पार्लियामेंट का वो पूरा सत्र ही खत्म हो गया। तो फिर इसलिए जब प्रोरोगमेंट लाया जाता है तो फिर वो एट द एंड ऑफ सेशन लाया जाता है और सेशन खत्म होने के हफ्ते भर के बाद लाया जाता है। उसके बाद फोर्थ टाइप जो है जिसके द्वारा पार्लियामेंट की सिटिंग को रोका जा सकता है वो है डिसोल्यूशन। ओके, फोर्थ टाइप जो है वो है डिसोल्यूशन। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years टर्म। राज्यसभा being the permanent body, this provision doesn't apply to it and ends the very life of Lok Sabha. Okay, तो फिर हमारे देश में राज्यसभा जो है वो है परमानेंट बॉडी और लोकसभा जो है वो है उसका जनरल टर्म है 5 years का। हम लोग देखते हैं ना हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस आते हैं, तो फिर आफ्टर 5 years उसका नया सेशन जो होगा वो नई लोकसभा जब फॉर्म होगी तभी होगा। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है? तो फिर डिसोल्यूशन लाया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है या फिर विसर्जित किया जाता है। तो फिर राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, उसके ऊपर डिसोल्यूशन अप्लाई नहीं होगा, इसलिए डिसोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ऊपर ही अप्लाई होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से 2 टाइप में किया जा सकता है? या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरे मंत्रिमंडल के एडवाइस पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, या फिर जब लोकसभा का 5 साल का जनरल टर्म खत्म हो जाए तब। जब ये सेशन या फिर जब ये डिसोल्यूशन ऑर्डर पास होता है तो फिर उसके बाद लोकसभा की लाइफ ही पूरी तरीके से खत्म होती है। और वंस पास, अगर डिसोल्यूशन का ऑर्डर एक बार पास हो गया तो फिर उसके बाद उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। मतलब अगर लोकसभा एक बार डिसॉल्व हो गई तो फिर आपको नई लोकसभा रीअसेंबल करने के लिए जनरल इलेक्शंस भरवाने ही पड़ेंगे और उसके बाद जो नए लोग चुनकर आएंगे, जो नए लोग इलेक्ट होंगे, उनकी नई लोकसभा बनेगी। तो फिर ये 4 टाइप है जिनके द्वारा लोकसभा राज्यसभा के सिटिंग्स को या फिर सेशन को रोका जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। इनमें से 2 टाइप्स, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिन डाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा किया जाता है, और प्रोरोगमेंट और डिसोल्यूशन ये कंपल्सरी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो फिर जो ये अभी रिसेंट में चीज हुई कि एक दिन पहले ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, एडजर्नमेंट सिन डाई का ऑर्डर पास किया गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? या फिर जब जब पार्लियामेंट का सेशन उसके निश्चित समय से, फिक्स शेड्यूल से पहले खत्म हो जाता है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो फिर देखिए, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। इट्स अर्ली सेशन एंडिंग अफेक्ट्स द ओवरऑल लेजिस्लेटिव हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो देश की संसद है वो देश की सबसे बड़ी कायदे बनाने वाली बॉडी है। जब वो समय से पहले उसका सेशन खत्म हो जाता है तो फिर उसकी वजह से पूरे देश के लेजिस्लेटिव हेल्थ पर यानी कि अलग अलग तरीके की कानूनों को पास होने वाली हेल्थ पर अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो टाइम अलॉट किया गया है उतने टाइम तक तो काम किया ही नहीं, तो फिर कुछ बहुत सारे बिल्स रह जाएंगे या फिर जो बिल्स पास हुए हैं वो भी जल्दबाजी में हुए रहेंगे विदाउट एनी प्रॉपर डिस्कशन। और जब जब पार्लियामेंट अपने समय से पहले डिसॉल्व होती है या फिर जब जब पार्लियामेंट का सेशन अपने समय से पहले खत्म होता है तो फिर इट क्रिएट्स अ स्कोप फॉर जुडिशियल ओवररीच। हम लोग रिसेंट समय में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के पार्लियामेंट के अलग अलग मैटर्स पर कमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को अलग अलग डायरेक्टिव देते हैं, पार्लियामेंट को अलग अलग डायरेक्टिव देते हैं कि इन चीजों पर, इन मैटर्स पर आपको लॉज बनाने हैं। तो फिर ये एक तरीके का जुडिशियल ओवररीच हो गया। संविधान के अनुसार तीनों के तीनों ब्रांचेस को अलग रहना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस को अलग अलग रहना चाहिए। बट जब जब लेजिस्लेटिव ब्रांच अपना काम नहीं कर पाती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी कि देश की संसद जब जब अपने फिक्स समय से पहले खत्म हो जाती है तब तक जुडिशियल ओवररीच के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव के अथॉरिटी में या फिर लेजिस्लेटिव के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहती है।
तो फिर इसके वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है, और ये इम्पैक्ट होता है पार्लियामेंट के अर्ली सेशन एंडिंग का। तो फिर इसके ऊपर वे फॉरवर्ड या फिर सोल्यूशन किस तरीके का हो सकता है? अगर आपने देखा होगा तो फिर रिसेंटली ये जो एक दिन पहले सेशन खत्म हुआ है और पूरे के पूरे पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो अलग अलग तरीके के डिस्ट्रप्शन चले थे, वो चले थे ऑपोजिशन के 12 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने की वजह से। तो फिर जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो फिर ऑपोजिशन के द्वारा कंटिन्यूस अपोजिशन किया गया हाउस में, और उसी के वजह से ये सेशन एक दिन पहले खत्म हुआ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर एमपीज हु आर कॉजिंग डेलिबरेट डिसरप्शन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानबूझ के डिसरप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हाउस के अंदर, उनके लिए या फिर उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस या फिर स्ट्रिंजेंट एक्शन, कठोर शिक्षा करनी चाहिए हमें, जैसे कि उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर और तरीके के प्रतिबंध डाल देने चाहिए उनके ऊपर, जिससे कि उनका ये जो डेलिबरेट डिसरप्शन वाला ऑप्शन है वो कम हो जाए। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन हर एक एमपी को है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एमपीज की वजह से पूरे के पूरे पार्लियामेंट का कामकाज रुका रहे। सेकेंड वे फॉरवर्ड जो है वो है कि डिफरेंसेस एंड अपोजिशन टू एनी एजेंडा शुड बी नोटेड बाय डिबेट्स, नॉट बाय बायकॉट्स। तो फिर अगर किसी भी एमपीज को, अपोजिशन पार्टीज को किसी भी तरीके का विरोध है सरकार की करंट पॉलिसी पे, किसी पर्टिकुलर लॉ पे, किसी पर्टिकुलर बिल पे, तो फिर उन्हें उस विरोध को पार्लियामेंट के अंदर बाय डिबेट्स, बाय डिफरेंट नोट्स उन्हें वो मेंशन करना चाहिए। बॉयकॉट करने से आप क्या करते हो? बॉयकॉट करने से अपोजिशन उठ के चली जाती है, अपोजिशन को अपना पॉइंट सबके सामने प्रेजेंट करने का मौका भी नहीं मिलता है बॉयकॉट करने से। अगर वही आप पार्लियामेंट एज अ स्टेज यूज करोगे और सरकार को अपनी गलतियां बताओगे कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए, या फिर ये चीजें इस लॉ में गलत है, तो फिर वो एक बेटर वे फॉरवर्ड होगा इंस्टेड ऑफ बॉयकॉटिंग। और जो लास्ट चीज है वो कुछ इस तरीके की, विदाउट अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। जब तक आपकी विरोधी पक्ष या फिर विरोधी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने ड्यूटीज के प्रति, तब तक आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव में अगर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखना है तो फिर आपको क्या करना होगा? तो फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने के लिए अपोजिशन पार्टीज को खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग बॉयकॉट दे शुड बी डूइंग डिबेट्स इन द हाउस। तो फिर जब जब ये होगा तब तक आई होप कि पार्लियामेंट का काम और अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो फिर इतना ही था आज के वीडियो लेक्चर में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड की जाती है। उसके अलावा अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो फिर आप इस नंबर पर या फिर इस एड्रेस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।